गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार मेंस में स्पेशली यूपी जुडिशरी हो गया, दिल्ली जुडिशरी, मतलब लगभग सारे ही स्टेट में पूछा जाता है। तो दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन टॉपिक हम पढ़ेंगे, बट इसके साथ में देयर आर सर्टेन थिंग्स। पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट समझना होगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो यू नो, अगर एक बार प्रॉमिसर और प्रॉमिसी ने एग्रीमेंट कर लिया विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ अंडर 2H, देन कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी परफॉर्म्ड एंड देयर इज जनरली नो एक्सक्यूज। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। तो वहाँ पे ये कहा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वेव करा जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको फुलफिल करना मैंडेटरी नहीं है। तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रस्ट्रेशन का मतलब यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो गया हो। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ए और बी ने सपोज सेल ऑफ गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया और जहाँ पे एंड सपोज बी की डेथ हो जाती है, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। या इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि आपका बुक में भी होगा, इलस्ट्रेशन ई होगा, कि अगर एक सिंगर है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो ऑन सर्टेन ओकेजन्स वो अगर ही हैज़ टू सिंग द सॉन्ग और वो उन ओकेजन्स पे वो बीमार पड़ जाता है, तो इन दैट केस ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड एंड देयर इज नो नीड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो इफेक्ट क्या होगा इसका, दैट देयर इज नो नीड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर दूसरी पार्टी ने कुछ एडवांटेज लिया है या कुछ कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ है, एनी काइंड ऑफ इट, तो दैट हैज टू बी रिस्टोर्ड अंडर सेक्शन 65। तो फ्रस्ट्रेशन हम सेक्शन 56 में पढ़ते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है यहाँ पे, आप मान के चलिए, लेकिन यहाँ पे दो केसेस हैं। ये एग्रीमेंट को भी कवर करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट को भी कवर करता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि इम्पॉसिबिलिटी, जब हम इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म बोलते हैं, नॉट फ्रस्ट्रेशन, तो जब हम इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म बोलते हैं तो ये एग्रीमेंट को भी डील करता है। तो 56 में पैरा 1 में अगर इफ़ यू विल रीड तो आप देखिए पहले पैरा में दिस इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड द सेकेंड इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो ये जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है ये क्या है, यानी कि अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट किसी के साथ करते हैं दैट यू विल डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, या फिर कुछ ऐसा आप इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी एनीवन व्हाइल यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर द इनिशियल इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसी में ही आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है वो हम पैरा 2 में डील करते हैं, 56 पैरा 2। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में आता है आपका फ्रस्ट्रेशन। जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप ऐसा किसी के साथ प्रॉमिस कर देते हैं कि यू कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी एनीवन व्हाइल यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो आपको पैरा 3 में 56 पैरा 3 में यू गेट द रेमेडी and you have to pay compensation to the parties, because here promisor knows that the act he is promising to perform is impossible, this is not possible, this is up to the knowledge of the promisor which promisee does not know। तो इस केस में compensation मिलता है। while when you say that to discover, which is the very first illustration, discover treasure by magic, तो यहाँ पे ये पहले ही initial impossible है, तो ऐसा तो agreement इसको कोई भी दिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, सो इट इज ऑलरेडी नल एंड वॉइड। तो ये सब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट में आ गया। लेकिन फ्रस्ट्रेशन अगर हम स्पेसिफिकली डील करते हैं तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में ही फ्रस्ट्रेशन को समझना चाहिए, ठीक है। देन देयर इज अनदर थिंग विच इज cases, because frustration is essentially based on judicial decisions। तो पहला केस पैराडीन वर्सेस जेन आया था, ठीक है, पैराडीन वर्सेस जेन आया था। तो वहाँ पे ये हेल्ड हुआ था कि
subsequent impossibility it does not render a contract void, यानी कि जो subsequent impossibility होती है, for example if A and B contract to lend a music hall, and if that music hall gets destroyed by fire, so this is also a case, this is also you have read in the judicial decisions case. तो वहाँ पे क्या होगा? In that case इट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो पहले जो केस आया पैराडीन वर्सेस जेन, उसमें हेल्ड हुआ कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। तो यहाँ पे इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ पे एक प्रोमाइसेस लेंट आउट हुआ था, एंड वहाँ पे देयर वाज सम काइंड ऑफ इशू। तो उसको बोला गया था कि अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया है देन यू हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज नो एक्सक्यूज फ्रॉम इट। देन टेलर वर्सेस कैल्डवेल केस आया। यहाँ पे म्यूजिक हॉल वाला केस है दैट अगर म्यूजिक हॉल है और वहाँ पे एग्रीमेंट है कि इस हॉल में देयर हैज टू बी परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे अगर वो म्यूजिक हॉल इवन डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया है तो इन दैट केस ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी लगेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड देयर इज नो नीड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो टेलर वर्सेस कैल्डवेल वाला केस है दैट इज इसका जो रीजनिंग है वो, इसका जो जजमेंट है वो दैट इज गिवन बाय ब्लैकबर्न जे, एंड उन्होंने बताया है कि जो अगर इम्पॉसिबिलिटी ऐसी है विच इज एब्सोल्यूट इन टर्म्स एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी इम्प्लाइड कंडीशंस, देन ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर उसके बाद में बहुत सारे केसेस हैं, आप इंडियन केसेस में ले सकते हैं। क्रिकल वुड लिमिटेड केस है, यहाँ पे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस को बताया गया है कि अगर कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं विच स्ट्राइक एट द रूट ऑफ द एग्रीमेंट एंड विच शेक्स अवे द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड। अगेन लीडिंग इंडियन केस है सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगदीरन, सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगदीरन। तो यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी को काफ़ी डिफाइन करा गया क्योंकि टेलर वर्सेस कैल्डवेल केस में ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी की बात हुई है। तो इम्पॉसिबिलिटी भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी देयर इज फिजिकल as well as legal impossibility. Physical impossibility means when it is something which is impossible to perform, physically impossible. The destruction of a music hall is the case of physical impossibility, and legal impossibility when an act which was legal when the contract was made becomes forbidden बिकॉज अब वो एक्ट लीगल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, तो ये लीगल इम्पॉसिबिलिटी में आता है। तो सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगदीरन में इम्पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर इंडियन केस 1954 का डिसाइडेड केस है, और इसमें इम्पॉसिबिलिटी को डिस्कस करा गया था कि इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट मीन लिटरल इम्पॉसिबिलिटी, और इम्पॉसिबिलिटी किसी भी तरीके से आ सकती है, चाहे वो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो और वेयर द ऑब्जेक्ट हैज़ फेल्ड टू मटेरियलाइज। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ लैंड्स को डेवलप करना था, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, बट आर्मी ने टेम्पररीली उस लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो यहाँ पे बोला गया था इट इज नॉट फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज लैंड्स वर टेम्पररीली रिक्विजिट। तो सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगदीरन हो गया लीडिंग केस। देन अनदर केस इज ऑफ कमर्शियल हार्डशिप। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ पे कमर्शियल हार्डशिप हो गई, यानी कि कमर्शियली वो कॉन्ट्रैक्ट इतना वाइबल नहीं है, आप बोल सकते हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉमिसर या प्रॉमिसी को उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, देन इट इज़ नॉट अ ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ये केस सचिंद्रनाथ केस है, सचिंद्रनाथ वर्सेस गोपाल चंद्रा। तो इस केस में कमर्शियल हार्डशिप को ग्राउंड बताया गया था, ठीक है। तो सचिंद्रनाथ केस में कमर्शियल इसको बताया था इट इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। देन इसी तरह से इंडियन केसेस हमने डील कर लिए। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इफेक्ट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो अगर फ्रस्ट्रेशन हो गया है तो फ्रस्ट्रेशन कंप्लीटली एग्जेम्प्ट्स द पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसका इफेक्ट होगा अगर पार्टीज ने आपस में कुछ एक्सचेंज कर रखा है तो रेस्टिट्यूशन हो जाएगा अंडर सेक्शन 65 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इसका एक और इम्पैक्ट ये है कि अगर फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट ऑफ पार्टीज या रेस्टिट्यूशन, देन इसके थ्योरीज क्या है। सो थ्योरीज ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो इम्पॉसिबल हो गया है, देन इट इज ओनली द जस्ट एंड रीजनेबल सोल्यूशन दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी अबैंडन्ड।
and it is also based on theory of implied term. So thank you so much.